नमस्कार। रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं तो भाई ये विश्लेषण आपके लिए ही है। आज हम 2 फरवरी 2026 की दूसरी पाली में जो भी जरूरी सवाल पूछे गए उन्हें एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस बार पेपर में क्या क्या आया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर परीक्षा में पूछा क्या गया। देखिए, हमने सीधे उन उम्मीदवारों से बात की है जो परीक्षा देकर आए हैं और उन्हीं से पूछकर ये सारे सवाल तैयार किए हैं। हम करंट अफेयर्स से लेकर साइंस तक हर सेक्शन को कवर करेंगे, तो बस तैयार हो जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे डायनामिक सेक्शन से, मतलब करंट अफेयर्स और खेल। देखते हैं कि हाल की घटनाओं से जुड़े कौन कौन से सवाल परीक्षा में देखने को मिले। खेल की दुनिया से 2 बड़े सवाल आए। पहला क्रिकेट से जुड़ा हुआ था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? और इसका सही जवाब है साउथ अफ्रीका। जी हां, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह टाइटल अपने नाम किया। दूसरा सवाल था फुटबॉल से कि फीफा की बेस्ट विमेन फुटबॉलर कौन बनी? तो ये अवार्ड मिला स्पेन की स्टार प्लेयर एताना बोनमाटी को। अब स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है 48, इसे जरा ध्यान से देखिए। ये कितना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही वो सवाल था जो पूछा गया। सवाल था कि बहरीन में हुए एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? और सही जवाब है पूरे 48। शानदार प्रदर्शन। करंट अफेयर्स के सवाल यहीं खत्म नहीं हुए, कुछ और भी जरूरी सवाल थे। एक सवाल था प्रधानमंत्री मोदी के जून 2025 के दौरे को लेकर। उन्होंने साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का दौरा किया था। फिर एक डिफेंस से जुड़ा सवाल आया कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज में किस इंडियन रेजिमेंट ने हिस्सा लिया? और जवाब है राजपूत रेजिमेंट। और हाँ, एक सवाल किताबों से भी था कि द चोला टाइगर्स किताब किसने लिखी है? तो ये है मशहूर लेखक अमीश त्रिपाठी। चलिए अब अगले सेक्शन पर आते हैं जहां हम सरकारी पहलों और इकोनॉमी से जुड़े सवालों पर नजर डालेंगे। इस सेक्शन में नंबर्स पर आधारित कई सवाल थे और ये 3 तो सबसे जरूरी हैं। पहला, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट पूछा गया, जो है 3794 करोड़ रुपए। दूसरा, आईएमएफ ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का क्या अनुमान लगाया है? जवाब है 7.0%। और तीसरा, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में अब एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट कितना है? तो ये घटकर 5.3% पर आ गया है। ये तीनों ही आंकड़े बहुत जरूरी हैं। सरकारी योजनाओं से भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आए। जैसे एक सवाल था कि नया मखाना बोर्ड कहां बनाया गया है? तो इसका जवाब है बिहार। फिर विमेन सेफ्टी से जुड़ा एक जरूरी सवाल था सी बॉक्स पोर्टल के बारे में, जो कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। और एक सवाल पर्यावरण से था, किस शहर में एंटी स्मॉग गन लगाना अब जरूरी कर दिया गया है? सही जवाब है नई दिल्ली। तो अब बारी है साइंस की और शुरुआत करते हैं फिजिक्स के उन सवालों से जहां सीधे सीधे फॉर्मूले का इस्तेमाल होना था। फिजिक्स का पहला न्यूमेरिकल था किए गए कार्य यानी वर्क डन पर। एकदम क्लासिक सवाल। आपको फोर्स दिया गया था 35 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट था 3 मीटर। अब करना क्या है? बस सही फॉर्मूला लगाना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब वैल्यूज को इसमें डालते हैं। तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 105। मतलब किया गया काम है 105 जूल। और हां, ये जे यानी जूल लगाना मत भूलिएगा। सही यूनिट उतनी ही जरूरी है जितनी सही वैल्यू। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, इस बार एक्सेलरेशन यानी त्वरण पर। यह सवाल न्यूटन के दूसरे नियम F = ma पर बेस था। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा A = F/m। फोर्स दिया था 15 न्यूटन और मास था 3 किलोग्राम। अब तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो गई है। 15 को 3 से डिवाइड करने पर हमें मिला 5, तो हमारा एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार फिर कह रहा हूं, सही यूनिट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब एक कॉन्सेप्ट वाला सवाल, अगर कोई चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? याद रखिए, एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है वेलोसिटी में बदलाव। अगर वेलोसिटी बदल ही नहीं रही तो एक्सेलरेशन जाहिर है 0 होगा। यह फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है। फिजिक्स से कुछ और कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल भी थे, जैसे प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट में कौन सा फोर्स बनाए रखता है? जवाब है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक सवाल था कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेज के नेचर पर।
और एक और सवाल सोलेनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में था, जो हमेशा यूनिफॉर्म होती है। चलिए अब अपने एनालिसिस के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवालों को देखेंगे। इकोलॉजी से एक बहुत ही बेसिक सवाल था, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या फर्क है। देखिए, सीधी सी बात है, बायोटिक कंपोनेंट्स वो हैं जो जीवित हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, और एबायोटिक वो हैं जो निर्जीव हैं, जैसे हवा, पानी, तापमान। बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन के तरीकों पर सवाल है। पहला, फंगी यानी कवक में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो इसके तरीके हैं फ्रैगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। दूसरा सवाल ब्रायोफिलम पौधे के बारे में था, जिसका रिप्रोडक्शन का तरीका बड़ा अनोखा है। ये अपनी पत्तियों से ही नए पौधे उगा लेता है। इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। केमिस्ट्री में 3 जरूरी केमिकल रिएक्शंस पर सवाल थे। पहला, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? जवाब है ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा, जब अल्कोहल और एसिटिक एसिड का रिएक्शन होता है तो एस्टर बनता है, जिससे फलों जैसी मीठी खुशबू आती है। और तीसरा, जब सोडियम अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। बायोलॉजी का एक और एकदम सीधा सवाल, मस्कुलर टिश्यू यानी हमारी मसल्स का मेन काम क्या है? इसका जवाब तो हम हर पल महसूस करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जरिए यानी सिकुड़कर और फैलकर हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में मदद करता है। तो इस पूरे एनालिसिस से सबसे बड़ी सीख, सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? चलिए देखते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो इस पूरे एनालिसिस का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये एक कैंडिडेट का सीधा फीडबैक है और इसे ध्यान से सुनिएगा। उनका कहना है कि 20 से भी ज्यादा सवाल पिछले एनालिसिस से सीधे सीधे रिपीट हुए थे, और साइंस के तो सारे के सारे सवाल। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि पुराने पेपर्स का एनालिसिस करना सफलता की गारंटी बन सकता है। तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर इतने सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज हमने जिन सवालों पर बात की वही सवाल आपकी आने वाली परीक्षा में भी आ जाएं? इसलिए इस एनालिसिस को सिर्फ देखकर भूल मत जाइए, इससे अपनी तैयारी का एक मजबूत हिस्सा बनाइए। ऑल द बेस्ट।